हेलो बुल ट्रैकर्स दोस्तों, थर्सडे के दिन एक्सिस बैंक में भारी गिरावट हुई और स्टॉक 8% के करीब क्रैश हो गया। तो इसके क्या मतलब है? क्या एक्सिस बैंक में कोई बड़ी प्रॉब्लम है? और क्या ये प्रॉब्लम अगर है तो ये टेम्पररी प्रॉब्लम है या परमानेंट प्रॉब्लम है? और कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बीमारी सिर्फ एक्सिस बैंक तक सीमित ना हो के पूरे सेक्टर में फैल चुकी है? तो इन सब के बारे में इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। लेकिन आइए पहले देखते हैं कि उनके रिजल्ट्स आने के बाद जो ये क्रैश स्टॉक में हुआ तो उनके रिजल्ट्स कैसे रहे। तो उनके जो फर्स्ट क्वार्टर के जो रिजल्ट्स रहे उसमें उन्होंने करीब 6035 करोड़ का नेट प्रॉफिट रिकॉर्ड किया। और अगर हम ईयर टू ईयर कंपेयर करें तो उसमें 4% की ग्रोथ भी हमें देखने को मिली। उनके लोन बुक्स में करीब 14% का हमें ग्रोथ देखने को मिली और नेट इंटरेस्ट मार्जिन्स को भी उन्होंने मेंटेन किया। तो अगर आप रिजल्ट्स को ऊपरी तौर पर देखें तो यहाँ पर कोई भी बड़ी प्रॉब्लम नज़र नहीं आती है, सब कुछ ठीक ठाक लगता है। तो प्रॉब्लम क्या है? क्यों इस तरीके से इस स्टॉक में पैनिक आया और भारी सेलिंग हमें स्टॉक में देखने को मिली? तो इसकी दो बड़ी वजह है, राइज ऑफ प्रोविजनिंग एंड कंटिजेंसीज। तो प्रोविजनिंग और कंटिजेंसीज क्या होती हैं? तो कंटिजेंसीज वो होती हैं कि पास्ट में आपको का कुछ बकाया था, जो आपको वसूल करना था वो आप वसूल नहीं कर पाए। और वसूल नहीं कर पाए तो ऐसा नहीं है कि आपका बिजनेस उसी तरीके से चलता रहेगा। जो आप वसूल नहीं कर पाए उसके लिए आपको कुछ फंड्स एलोकेट करके रखना पड़ेगा और इससे आपकी प्रॉफिटेबिलिटी पर इम्पैक्ट पड़ेगा, क्योंकि उस पैसे को आप अपने बिजनेस के लिए इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। और कुछ जो प्रोविजनिंग होती है वो आप फ्यूचर के लिए रखते हैं, यानी कि आप एक्सपेक्ट करते हैं कि अगले 1-2 सालों में या 1-2 क्वार्टर्स में ऐसी इवेंट या ऐसी सिचुएशन आ सकती है कि आप पैसे अपने जो भी आपके बकाया पैसे जो आपको मिलने थे वो आप अपने क्लाइंट्स या कस्टमर से वसूल नहीं कर सकते। तो इसके लिए भी आप फंड्स रखते हैं। तो ये होता है कंटिजेंसीज एंड प्रोविजनिंग। तो इसमें जब बढ़त होती है तो इसे अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि ये आपके प्रॉफिटेबिलिटी को सीधा इम्पैक्ट करती है, क्योंकि उस पैसे का इस्तेमाल बैंक नहीं कर सकता। तो यहाँ पर क्या सिचुएशन एक्सिस बैंक में हमें देखने को मिल रही है? अगर हम पिछले फाइनेंशियल ईयर के फर्स्ट क्वार्टर में देखें तो वहाँ पर उनकी प्रोविजनिंग और कंटिजेंसीज के लिए उन्होंने कितना फंड एलोकेट करके रखा था? 1035। उसे लास्ट फाइनेंशियल ईयर के आखिरी क्वार्टर तक आते आते उन्होंने बढ़ा के 1185 करोड़ कर दिया। तो यहाँ पे बढ़त तो हुई लेकिन कुछ खास नहीं हुई है। लेकिन इस क्वार्टर में उन्होंने उसे बढ़ाकर 2000 करोड़ से ऊपर कर दिया। करीब करीब अगर आप पिछले साल के फर्स्ट क्वार्टर से कंपेयर करें तो वो एलोकेशन डबल हो गया है। तो ये अच्छी बात नहीं है। तो उनके जो लोन से जो लॉसेस हुए वहां पर भी उन्होंने एलोकेशन जो प्रोविजनिंग है वो डबल कर दी। तो ये एक अच्छी सिम्टम्स हमें बैंक में नज़र नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट काफ़ी ज़्यादा चिंतित हो गया है। दरअसल देखिए, जो फिगर्स हमें पब्लिक को शेयर की जाती हैं बैंकिंग और फाइनेंस इंडस्ट्री में, वो अक्सर जो टिप ऑफ द आइसबर्ग होता है, ऐसा पास्ट में हमने देखा है। तो अब वहाँ पर उनके जो बुक्स में क्या खिचड़ी पक रही है ये तो वो बैंक ही जानता है। हमारे आपकी बस की बात नहीं है कि हम वहाँ से ट्रू पिक्चर को निकाल सकें। हम इस तरीके की जो पब्लिकली अवेलेबल डेटा है उसी पर रिलाई कर सकते हैं और वहाँ पर ये पिक्चर हमें देखने को मिल रही है जो कि कंफर्टेबल नहीं है। अभी भी ये सिचुएशन अलार्मिंग तो नहीं हम कह सकते, लेकिन ये जो जिस तरीके से इसमें बढ़ोतरी हो रही है वो सही नहीं है। दूसरा जो फैक्टर है वो है सर्ज इन नेट क्रेडिट कॉस्ट। तो करीब 0.97%, 1% से थोड़ा कम उनका नेट क्रेडिट कॉस्ट में इजाफा हुआ है। दोस्तों, ये फैक्टर भी आपके प्रॉफिटेबिलिटी को इम्पैक्ट करता है। एक तरीके से ये जो पैसा है वो उन्होंने लूज कर दिया। तो ये 0.97% क्या है? जितना भी उन्होंने लोन दिया है उसका करीब करीब 1% पैसा, जो एक तरीके से आप माने अगर सरल भाषा में समझे तो वो जा चुका है। तो ये भी बढ़त जो है थोड़ी सी चिंताजनक है। अब अगर मैनेजमेंट की कमेंट्री सुनेंगे तो ऑब्वियसली मैनेजमेंट तो ये कभी भी नहीं कहेगा, क्योंकि वो मार्केट में पैनिक क्रिएट कर देगा। तो वो उन्होंने कहा है कि ये 0.97% की जो नेट क्रेडिट कॉस्ट में इजाफा जो हुआ है, ये इसको हम फाइनल फिगर्स ना मांगे, ये सीजनल है और ये धीरे धीरे कंट्रोल हो जाएगा।
दूसरी खास बात जो मैनेजमेंट ने कहा है वो ये कहा है कि वो 20,000 करोड़ रुपीस इक्विटी कैपिटल मार्केट से उठाने भी जा रहे हैं। तो ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि बैंक के हेल्थ को वापस से रिस्टोर किया जा सके। तो इन सब का कंक्लूजन क्या है? क्या एक्सिस बैंक में कोई बड़ी प्रॉब्लम है और क्या ये प्रॉब्लम परमानेंट है? देखिए, अभी तक हम ये कह सकते हैं कि ये पहला क्वार्टर आया है जिसमें इस तरीके के अलार्मिंग फिगर्स देखी हैं और मैनेजमेंट से कहा है कि ये सीजनल है, ये इसको हमें बेंचमार्क मान के नहीं रखना चाहिए। तो हमें उनकी बात को मानना पड़ेगा, हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है और हमें देखना पड़ेगा कि अगले कुछ क्वार्टर्स में वो क्या करते हैं। क्या आप एक HNI हैं और आप एडवांस स्ट्रेटजीज सीखना चाहते हैं, ऐसी स्ट्रेटजीज जिनकी मार्केट के डायरेक्शन पर डिपेंडेंसी ना हो, यानी कि आपको ये प्रेडिक्ट ना करना पड़े कि मार्केट ऊपर जाएगा या नीचे जाएगा? क्या आप ऑप्शंस की ऐसी स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं कि अगर आपकी पोजीशंस लॉस में आ गई तो आप उसमें एडजस्टमेंट करके उसे प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकें? अगर आप ये सब सीखना चाहते हैं और इसी तरीके की एडवांस्ड FNO स्ट्रेटजी सीखना चाहते हैं तो आप ज़रूर हमारे 2 दिन के बिग ट्रेडर्स समिट ज्वाइन करें, जो कि कोलकाता में होने वाला है 28 और 29 को होटल नोवोटेल में। और ये होटल एयरपोर्ट से सिर्फ 15 मिनट्स की दूरी पर है। इस प्रोग्राम में न सिर्फ क्लासरूम की क्लासेस होंगी, इसके अलावा बहुत सी इनफॉर्मल फ्रेंडली डिस्कशंस भी होंगी जहाँ पर आप बहुत सारे टिप्स टेक्निक्स भी सीख पाएंगे और कंटिन्यूसली हमारे साथ इंटरेक्ट कर पाएंगे। और एक बार ये इवेंट ख़त्म होने के बाद भी आपसे हमारा कनेक्शन बना रहेगा, क्योंकि ये ऑनलाइन क्लासेस होंगी, उसके बाद उसके थ्रू भी आप अपने डाउट्स क्लियर कर पाएंगे और साथ ही कम्युनिटी का भी सपोर्ट होगा। तो आइए मैं क्विकली आपको दिखाता हूं कि किस लेवल की स्ट्रैटेजीज का वहां पर हम डिस्कशन करेंगे। तो यहां पर मैं आपको एक स्ट्रैटेजी दिखा रहा हूं और यहां पर आप देखिए, यहां पर स्ट्रैटेजी की पोजीशन बनती है और उसके बाद लॉस हमें यहां पे दिखता है और लॉस के बाद इसमें पोजीशंस में चेंज किया जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्वांटिटी में बदलाव होता है और इसके बाद स्ट्रैटेजी धीरे 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 प्रॉफिट जोन में आ जाती है। तो अगर आप यहाँ पर इसका परफॉर्मेंस देखें तो किस तरीके से इसके बाद इसने पीछे मुड़ के नहीं देखा और लॉस से स्ट्रैटेजी प्रॉफिट में कन्वर्ट हो गई। तो इसी तरीके कई सारी स्ट्रैटेजीज हम वहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको इस प्रोग्राम से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो फील फ्री टू कॉन्टैक्ट अस और मैं आपसे मिलूंगा कोलकाता में। और दूसरी बात यह है कि बैंक के जो इंटरनल रिस्क बेंचमार्क्स हैं वो अभी ब्रीच नहीं हुए हैं। तो अगर हम इन सब फैक्टर्स को मान के देखें तो अब ये बैंक, और न सिर्फ ये बैंक बल्कि इस लेवल के दूसरे बैंक्स भी हैं, वो भी उन्हें भी अब हमें अपने वॉच लिस्ट पे रखना चाहिए और उनके रिजल्ट्स को हमें क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए। उनसे रिलेटेड स्टॉक के जो न्यूज़ है उनको भी क्लोजली मॉनिटर करना चाहिए, क्योंकि ये इन बैंक्स का सिर्फ हम शेयर्स में ही इंटरेस्टेड नहीं बल्कि इन बैंक्स में हम अपने पैसे भी रखते हैं। तो हम नहीं चाहते कि हमें उस तरीके की सिचुएशन देखनी पड़ी जिस तरीके की यस बैंक में हमें देखने पड़ा था। तो इस वजह से इन बैंक्स के न्यूज़ पर हमें वॉच रखनी चाहिए। एक और बड़ा फैक्टर जो इस बैंक के लिए तो एप्लीकेबल है ही, साथ ही दूसरे बैंक्स और NBFCs में खास करके भी एप्लीकेबल है, वो ये है कि जो हमारे हाउस होल्ड डेट है उसमें बढ़ोतरी हो रही है। अब कोई आकर ये कह सकता है कि अगर हम ग्लोबली कंपेयर करें तो हमारे हाउस होल्ड डेट जो है वो कंपैरेटिवली कम है, लेकिन दोस्तों हमारी इकॉनमी वेस्टर्न वर्ल्ड की तरह नहीं चलती है, डेवलप्ड नेशंस की तरह नहीं चलती है। हमारी जो एसेट है वो है हमारी हाउस होल्ड सेविंग, और वहाँ पर लगातार गिरावट हो रही है और जो डेट है हमारा हाउस होल्ड डेट वो लगातार बढ़ता जा रहा है। हम इंडियंस के पास कोई सोशल सिक्योरिटी नहीं होती है। तो ये दोनों फैक्टर्स जो एक तरीके से पूरे सेक्टर में एक रिस्क का फैक्टर क्रिएट कर रहे हैं। और RBI ने भी इस बारे में चिंता जताई है कि किस तरीके से जो छोटे लोन्स है उसमें एक तो ग्रोथ हो रहा है और 50% से ज़्यादा लोग ऐसे हैं जो एक से ज़्यादा लोन उन्होंने ले रखा है। और साथ ही जो डेटा के बेसिस पर RBI ने ये भी चिंता जताई है कि वो लोन भी टाइम पर चुका नहीं पा रहे, यानी कि उन किस्तों को भी मिस कर रहे हैं। अब आप बताइए दोस्तों, लोन तो आसानी से मिल जा रहा है और लोग उसे टाइम पे चुका नहीं पा रहे हैं। ठीक है, वो किस्तें मिस कर देते हैं लेकिन फिर इधर उधर से जुगाड़ के किस्तें देते हैं, लेकिन क्या ये एक सिस्टमिक
रिस्क नहीं पैदा कर रहा है, ये सोचने वाली बात है। तो ये जो सिम्टम्स हैं जिसके बारे में मैंने जिक्र किया, ये सिर्फ एक्सिस बैंक तक सीमित नहीं है, ये छोटे बड़े बैंक, एनबीएफसी सब में विजिबल हो रहे हैं। जी हाँ, बिल्कुल सही है। अभी अलार्मिंग वाली कोई सिचुएशन नहीं है, क्योंकि अलार्मिंग वाली सिचुएशन होती तो अब तक पूरी तबाही सेक्टर में आ चुकी होती। लेकिन कोई भी देखिए, जो स्वस्थ आदमी होता है वो एक झटके से बीमारी से ख़त्म नहीं होता है। पहले उसके सिम्टम्स दिखते हैं, उन सिम्टम्स को अगर वो टाइमली मैनर पर फिक्स नहीं करता है तो धीरे धीरे उसकी हेल्थ ख़राब होती है और फाइनली जो वही होता है जो होना चाहिए। तो अभी हम उस स्टेज पर हैं, अभी ऐसी कोई चिंता की बात नहीं है। तो हमें देखना है कि आने वाले क्वार्टर्स में किस तरीके से बैंक्स अपने इस रिस्क पैरामीटर्स पे इम्प्रूवमेंट लाते हैं, और हम यही उम्मीद कर सकते हैं कि कोई यस बैंक टाइप हादसा जो है किसी बड़े बैंक या एनबीएफसी में ना हो जाए। दोस्तों, आप सबको याद होगा कि राणा जी ने यस बैंक के बारे में क्या कहा था, डायमंड्स आर फॉरएवर, और आज उनके जो शेयर होल्डर्स हैं वो वही गाना गा रहे हैं कि मुझको राणा जी माफ़ करना, हमारी गलती मनने से हो गई। तो कहीं ऐसी सिचुएशन किसी बड़े बैंक और एनबीएफसी में ना हो जाए, बस यही हम दुआ करते हैं। और ज़रूरत है कि हम बैंक से रिलेटेड हर न्यूज़ को क्लोजली मॉनिटर करते हैं। तो दोस्तों, इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहाँ पे ख़त्म करता हूँ। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और अपना व्यू या फीडबैक भी शेयर करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।